मेरी 27 पुस्तकें प्रकाशित होने के बाद ये 28वीं पुस्तकें हैं। जैसे 28वां नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र होता है, उसी तरह से ये पुस्तक है। जैसे अभिजीत बहुत विशेष होता है, इस तरह से ये पुस्तक भी बहुत विशेष है। जब ये लगता है अभिजीत नक्षत्र, और जब ये सूर्य राशि के साथ में लगता है, तभी जो है अधिक मास शुरू होता है। उसी तरह से ये पुस्तक है, बहुत ही विशेष है, जो जीवन भर का मेरा शोध है, अन्वेषण है, विचारों की दिशा है, चिंतन की दिशा है, सबको एक रूप करके इसको इसमें दिया है। 27 किताबों के अंतर्गत लिखने के साथ साथ जीवन में मैंने समाधान के ही ऊपर कार्य किया है। अभी तक मौका मिला है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, इसको कैसे इसका समाधान किया जाए। मेरे पास जो समाधान करने के विषय थे, योग था, प्राकृतिक चिकित्सा था, 7 चक्र है, ध्यान है, इसके द्वारा समाधान होता है। लेकिन जब आप मनोरोग की चिकित्सा करते हैं तो अलग तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से भी आपको चीजों को समझना होता है और फिर समाधान की प्रक्रिया में आगे बढ़ना होता है। अभी तक 27 पुस्तकों में सारी पुस्तकें ऑनलाइन तो हैं ही हैं, जिनमें से 20 पुस्तकें इंटरनेशनल मार्केट में हैं, जिनको आप किसी भी देश से खरीद सकते हैं। इनमें प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित, चक्र से संबंधित, ध्यान से संबंधित, कुछ कहानियां, ज्योतिष से संबंधित, जो मेरे जीवन का विशेष चीजों में डीप अनुभव रहा, जिसके साथ मेरा चिंतन जुड़ा रहा और जिसके प्रति मेरी एक अलग सोच थी कि लोगों को इस विषय के साथ किस तरीके से मान्यता देनी चाहिए, जिससे नैतिक मूल्यों का हनन ना हो। उसके ऊपर कभी किसी भी प्रकार को से जो है भ्रम में डालना, लोगों को गलत दिशा में जाने का एक कारण ना बने पुस्तकें। आजकल पुस्तक हो या महापुरुष बन करके कुछ लोग पना पाते हैं, कुछ सही दिशा का कारक बनते हैं, लेकिन बहुत लोग गलत दिशा का कारक बन जाते हैं। ये जो पुस्तक है, इसको लिखने का जो उद्देश्य था, एक सार्वभौमिक तरीके से, अंतरराष्ट्रीय तरीके से, जो विशेष विषय हैं जिससे या समाज या इकोसिस्टम या जैविक सिस्टम विनाश की दिशा में जा रहा है, समस्याओं में जा रहा है, दूषित हो रहा, अशुद्ध हो रहा, इसको समाधान करने के लिए किस तरीके से कार्य करना चाहिए और इसको समाधान करने के लिए किन लोगों को जनता के अतिरिक्त भी आगे आना चाहिए। इन विषयों में जो मैंने चैप्टर्स दिए हुए हैं, समस्याओं के चैप्टर्स को एक खंड में रखा है, समाधान के चैप्टर्स को दूसरे खंड में रखा है। तो जो इसमें चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो पर्यावरण को लेकर के जो समस्याएं हैं, जो चिंताएं हैं, उसका समाधान कैसे हो, इस बात से पहले यह जानना भी आवश्यक है कि इसके ऊपर अंतरराष्ट्रीय जगत में कितने कार्य हुए हैं और उसके क्या परिणाम अभी तक हुए हैं। अभी तक हमने ये पाया कि कार्य जो हुए हैं, जितना कार्य होना था, एक तो उसमें 8%, 10%, 7% ही कार्य हुआ है, लेकिन जितना उसमें परिणाम मिलना था, वो परिणाम जो जितना नुकसान हुआ है पर्यावरण का, उस नुकसान से वो परिणाम अगर आप देखिए तो अनुपात में कम है। इस वजह से यह चिंता का विषय है कि अंतरराष्ट्रीय जगत में वर्ल्ड के तमाम ऑर्गेनाइजेशन, पर्यावरण से जुड़ी तमाम संस्थाएं, अनेक राष्ट्रों की सरकारों के द्वारा जो कार्य किया गया, यदि वो इस तरीके का परिणाम दे रहा, तो कहीं ना कहीं से उनको इस विषय पर सबसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। यदि समाधान की दिशा नहीं मिल रही है, तो सार्वभौमिक तरीके से किस तरीके से उसको समाधान की दिशा में ले जाए, जिससे कम समय में पर्यावरण समृद्ध हो सके। तो इस पुस्तक में उसकी एक पूरी योजना जो है, इसलिए आशा करते हैं कि यह पुस्तक अंतरराष्ट्रीय संगठनों तक, और मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि पुस्तकें ऑनलाइन है, इसीलिए किसी के पते पर भेजना मुझको भी आसान है, डायरेक्ट ऑर्डर देना आसान है। तो मैं बहुत सारे राष्ट्रों के जो लीडर्स हैं, कोशिश करूंगा उन तक ये पुस्तकें पहुंचे।
उसके अलावा दूसरी समस्या जो महंगाई की है, पेट्रोलियम की कीमत बढ़ती है, उत्पादों की कीमत बढ़ती है, लेकिन इसके साथ जो आम जनता है जिनकी पेमेंट नहीं बढ़ रही, जिनकी रोजमर्रा में होने वाली जो आमदनी है वो नहीं बढ़ रही, तो ये संतुलन कर पाना मुश्किल होता है। इसी को वो महंगाई के रूप में व्यक्त करते हैं जब पीड़ित होते हैं। तो यदि कीमतें बढ़ती हैं तो ये कैसे बैलेंस हो सकता है, कैसे संतुलित हो सकता है, इसकी एक पूरी सही व्यवस्था क्रम में कि किस प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय तरीके से वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से या राष्ट्रों की सरकार के माध्यम से कार्य किया जाना चाहिए सही स्टेप में, सही विधि में, तो इसकी समस्या का समाधान हो सकता है। यदि पेट्रोलियम की कीमत बढ़ती है और उत्पादों की कीमत बढ़ती है तो बढ़ने के बाद भी आम जनता पे महंगाई का असर ना पड़े, ये कैसे हो सकता है। तीसरी समस्या है कि आज के समय में आपके घर के बच्चे जो आदतें पाल रहे हैं, उस तरह की समस्याएं 30 साल पहले, 20 साल पहले नहीं थी। तो जो उनका शारीरिक श्रम था, मानसिक श्रम था, रचनात्मक जो क्रियाएं थी, वो सारी समाप्त होने के कारण, वो सारी धीरे धीरे कम होने के कारण आने वाले भविष्य में करियर को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के और जो एक मानसिक शक्ति है उसको लेकर के जीवन में उनको संकटों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस विषय पर क्या समाधान है कि कौन सा ऐसा तरीका है कि यदि राष्ट्र कदम उठाए, इसमें आगे बढ़े, तो एक सहज तरीके से ये जो प्रोग्राम है, जो इस प्रोग्राम का मॉडल है, एक सहज तरीके से लोग अपने जीवन को, बच्चे अपने जीवन को, विद्यार्थी अपने जीवन को, युवा अपने जीवन को सुधार करके सही चीज में कदम रखें। अध्ययन में, स्पोर्ट्स में अपने नैतिक मूल्यों को बढ़ाने की दिशा में कदम रखें। परिवार के साथ जो सामंजस्य है, संबंध है, उस दिशा में भी वो उन्नत करें। तो क्या तरीका है, उस तरीके को एक प्रोग्राम के रूप में बना करके इसमें हमने दिया हुआ है। उसके साथ साथ राजनीति में जो अशुद्धि है, आप प्रत्याशी चुनते हैं, जब चुनते हैं तो आपको सही लगता है, आदर्शवान लगता है, ईमानदार लगता है, लेकिन उसके बाद जब उसका शासन चलता है तब आपको वो बेईमान लगने लगता है। तो क्या तरीका है कि इसको सही किया जा सकता है, ये जो अशुद्धि है इसको सही की जा सकती है सिस्टमैटिक तरीके से। सही प्रत्याशी को ही कैसे राजनीति में आने दिया जा सकता है, इसका कानून किस तरीके से बनाया जा सकता है। जो अवरोध आ रहे हैं इसको सही करने के लिए, उन अवरोधों को सहज तरीके से कैसे जो है बदलाव किया जा सकता है। तो खंड 1 में इस समस्या के बारे में वर्णन है और खंड 2 में इसके समाधान के बारे में वर्णन है। और समस्याएं बहुत हैं, इसलिए आपसे निवेदन है, यदि आपको कोई और भी ऐसी जो समस्याएं हैं कि जिस समस्या के कारण वैश्विक जगत प्रभावित हो सकता है, उस समस्या का आप हमको डिटेल्स, किस तरह से समस्या हो रही है, उस समस्या के कारण किस तरह से वैश्विक जगत को नुकसान पहुंच रहा है, किसी राष्ट्र को नुकसान पहुंच रहा है, एक बड़े समाज को नुकसान पहुंच रहा है, उस पर कैसे कार्य किया जा सकता है, उसका समाधान हम निकालने का प्रयास करेंगे। यदि आपके पास समाधान हो तो एक प्रोग्राम के मॉडल को आपको देना होगा। सिर्फ निबंध नहीं देना है, आपको पूरा एक मॉडल बना करके देना है कि किस तरीके से राष्ट्र इस पर कार्य करेगी और किस तरीके से समाधान इसमें मिलेगा। हो सकता है कि कुछ विषय ऐसे हों कि जैसे पर्यावरण के ऊपर जो हमने समाधान दिया है, तो उस पूरे प्रोग्राम को ग्रीन करेंसी प्रोग्राम नाम दिया है। तो बहुत सारी समस्याएं इस ग्रीन करेंसी प्रोग्राम के अंतर्गत ही इसका हल हो जाता है, इसके अंतर्गत ही इसके समाधान आ जाते हैं। तो ये जो आगामी पुस्तक है, टारगेट तो 50 का था, 100 का था, लेकिन ये अभी सबसे जो महत्वपूर्ण टारगेट है ये पूरा कर रहे हैं। सिर्फ अपने लिए नहीं, सिर्फ रॉयल्टी पाने के लिए नहीं, समाज में कहीं ना कहीं से एक नई सोच, सुधार, सही दिशा, इन सभी का जन्म हो। क्योंकि आप आज जो प्रकृति का, समाज का
स्वरूप देख रहे हैं, आने वाले 15 साल में, 20 साल में वो स्वरूप बहुत ही बिगड़ने वाला है, डिस्टर्ब होने वाला। तो आपकी आने वाली पीढ़ियों को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इस बिगड़ते हुए स्वरूप के साथ में। एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग के कारण समस्या, दूसरी तरफ महंगाई को लेकर के समस्या, तीसरी तरफ ये जो इस समय धर्म संप्रदायों की जो के द्वंद्व चल रहे हैं इसको लेकर के समस्या, बहुत सारी समस्याओं के साथ में उसको सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए इस पर विचार करना मेरे लिए जरूरी था। मेरे पास यही विषय है, किसी के विरोध का विषय नहीं है कि मैं किस धर्म में हूँ, किस संप्रदाय में हूँ और उसके बाद किस वर्ण में हूँ, और उसको इम्पोर्टेंट समझ करके जो जिस वर्ण में नहीं हूँ, जिस संप्रदाय में नहीं हूँ, उसका विरोध करूँ, उसके इतिहास को दिखाऊं, उसकी गलतियों को दिखाऊं। ये अशुद्धि जब होती है समाज में तो यहीं से शुरू होती है। वेदों में ऋषियों ने, समझ लीजिए कि क्यों पर्यावरण के ऊपर इतने शब्द, बहुत सारे शब्द लिख डाले। सबसे अधिक शब्द पर्यावरण के ऊपर ही लिखे हुए हैं। वो चाहे नदियों के रूप में लिखे, पर्वतों के रूप में लिखे, वन के रूप में लिखे, वृक्षों के रूप में लिखे, मेघ के रूप में लिखे, भूमि के रूप में लिखे। तो सारी चीजें इन्वायरमेंट से जुड़ी चीजें थी। कहीं ना कहीं से ऋषियों को भान था कि मानवीय महत्वाकांक्षा जो है समाज को गलत दिशा में आने वाले समय में बुरी तरह से ले जा सकती है, इसलिए ये करना जरूरी है। तो ये करना जरूरी है। और इस समय वास्तव में पर्यावरण का स्वरूप बिगड़ गया। इस समय जो हमारे 5 तत्व हैं उनका जो संतुलन है वो बिगड़ गया। जल का संतुलन बिगड़ गया, वायु का संतुलन बिगड़ गया, ठीक है, भूमि का संतुलन बिगड़ गया, भूमि की उर्वरता खराब हो गई। तो ये जो अशुद्धि है सिर्फ यही कारण है कि जिसके कारण ये शरीर में जा रही है अशुद्धि। क्योंकि अगर बाहर अशुद्धि है तो आप बाहर से ही अंदर ले रहे हैं, वो चाहे श्वास के द्वारा ले रहे हैं, चाहे भोजन के द्वारा ले रहे हैं, बाहर से ही अंदर ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं से जब वो अंदर जा रहा है तो आपके मस्तिष्क में भी परिभ्रमण कर रहा है। आप कुछ भी खाएंगे, जो खून बनेगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा, वो शरीर के साथ मस्तिष्क में भी दौड़ेगा। तो आप जैसा खाएंगे उसका प्रभाव मस्तिष्क पर भी पड़ेगा। तो ये मस्तिष्क पर जो अशुद्धि जा रही है, जो ये विष जा रहे हैं, धीमे विष जा रहे हैं, उसका परिणाम है ये सारी चीजें हो रही हैं। इसलिए मैं स्वयं को किस पक्ष में खड़ा करूं, किस पक्ष में ना खड़ा करूं, ये जो है बहुत बड़ी विसंगति है। इसलिए स्वयं को उसी पक्ष में रखना चाहिए जिस पक्ष में हमारी आत्मा हमको स्वीकार करती है। तो हमारी आत्मा हमको इसी में स्वीकार करती है कि हमको, लोगों को, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी धर्म हो, सबके अंदर सभी उसी के साथ में व्याप्त हैं। अगर मेरी जमीन की उर्वरता में कमी हुई है, मेरी वायु अशुद्ध हुई है, तो उनकी भी वायु अशुद्ध हुई है, उनकी भी जमीन की उर्वरता खत्म हो रही है। सबके लिए कैसा समाधान निकले ये सोचते हैं, क्योंकि ये मानवीयता की बात है, ये सामाजिकता की बात है, ये जो है जैवीय विविधता को समृद्ध करने, बचाए रखने और जीवंत रखने की बात है। ये समस्त पृथ्वी पर जीवन की दिशा में कुछ करने की बात है। तो मैं जो कर रहा हूं मुझको बहुत संतुष्टि है, क्योंकि मेरा द्वंद्व किसी से नहीं है। मेरे संप्रदाय का भी व्यक्ति होगा, मेरे वर्ण का भी व्यक्ति होगा, गलतियां वो भी कर रहा है, गलतियां दूसरे भी कर रहे हैं, उन गलतियों से बचें। ईश्वर करे आपकी भी पीढ़ी आने वाले समय को सुखमय देखे, मेरी भी पीढ़ी आने वाले समय को सुखमय देखे, सबकी पीढ़ी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।